सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जो कि एनसीईआरटीज़ में गिवन है, उसकी कहानी सुना करके। आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर आकर के वाइंड अप होंगे और आप कई सारे रेलेवेंट डाटाज जो कि एनसीईआरटी में गिवन हैं उसके वाया अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके तहत आज हमारा चैप्टर और टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़। हम कुछ डाटाज आपके सामने यूटिलाइज़ करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओवरडोज ऑफ डाटा होगा, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड डाटा है जो कि एनसीईआरटी में गिवन होता है, जो हमें ज़रूरी है। हम उसी की इमेजेस आपको दिखाएंगे और वो डाटा आपको अपने दिमाग में फ़िट करना है, क्योंकि किसी भी समय में अगले लगभग 10-15 सालों तक डाटा उसी के आसपास घूमने वाला है, तो आपको उसे अपने दिमाग में रखना है। ओके, हम अनएम्प्लॉयमेंट को इन कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं, ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में, इनफॉर्मलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में और उससे जुड़े हुए कई और मुद्दों के कॉन्टेक्स्ट में। तो शुरुआत हुई, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, और उसमें क्वेश्चन आ गया व्हाई डू पीपल वर्क। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। हम मोस्टली एम्प्लॉयमेंट को वर्क ही से जोड़ करके देखते हैं, यही हमारा चैप्टर भी है, वर्क। यहाँ पर जब हमने कॉन्टेक्स्ट वर्क यूज़ किया है, इसका मीनिंग क्या है, तो हम इसको ज़्यादातर जोड़ करके देखते हैं अपनी लाइवलीहुड से। लाइवलीहुड का मीनिंग क्या होता है? आजीविका, आपकी आजीविका, आपकी उपजीविका, आप जिसके आधार पर जिएंगे, आपका खाना पीना परिवार चलना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादातर जुड़ता है एक एलिमेंट अर्निंग से। सो अर्निंग इज़ द प्राइमरी थिंग इन दिस, कि आप काम करते हैं कमाने के लिए। पर अब सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और वो ये आपसे कहता है कि मेरे पास इनहेरिटेंस में बहुत पैसा है, आई हैव इनफ मनी। तो जब मैंने यहाँ पर अर्निंग शब्द यूज़ किया, अर्निंग वर्ड इज़ हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन, द मनी हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। आप मनी अर्न कर रहे हैं, ये एक बात है। जब आप वर्क करते हैं, आप अर्निंग करते हैं, उस अर्निंग में आपने मनी भी अर्न की। मैंने ये नहीं कहा कि आपने मनी ही अर्न की, मनी भी अर्न की, पर साथ में और बहुत कुछ अर्न किया। वो क्या था, वो हम अभी बारी बारी से देखेंगे। बट मान लीजिए किसी के पास पुश्तैनी इनहेरिटेंस में बहुत पैसा है, मनी है, तो वो आपसे ये कहेगा कि मुझे फिर काम करने की क्या ज़रूरत है यार। अगर हम अर्निंग को सिंपली मनी के कॉन्टेक्स्ट में ले लें तो वो ये पूछेगा कि वाई शुड आई वर्क, मेरे पास तो मनी है, मेरे सारे खर्चे उससे निकल जाते हैं, आई हैव इनफ वेल्थ। ज़मीन बेचेंगे, उसका पैसा बैंक में जमा कराएंगे, एफडी का ब्याज आएगा लगभग 80-90 हज़ार रुपया, या फिर एक किला 1.5-2 करोड़ का बिक रहा है, 3 किले अपने रोड पे हैं, सारे बेचेंगे, एक थार लेंगे, एक बड़ी सी कोई और लेंगे, बाकी अपन बैंक में जमा कराएंगे और बस सब ज़िंदगी चिल है एकदम। फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन वेरी हो गया। वो कैसे? जब आप बात करते हैं अर्निंग की तो मतलब क्या, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है। देखिए, जब आप वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस किया। सपोज़ कीजिए आपने ग्रेन्स प्रोड्यूस की, और जब मैं यहाँ पर क्लास में काम कर रहा हूँ तो मैंने भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? मैंने लेक्चर्स, यानी कि मैंने कंटेंट प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर ग्रेन्स प्रोड्यूस हुई, मैंने कंटेंट प्रोड्यूस किया। इन्हें आप गुड्स की कैटेगरी में रखिए, इसे आप सर्विसेज की कैटेगरी में रखिए। तो जब आप काम करते हैं एक्चुअली में आप सिंपली अपने लिए अर्न नहीं करते, आप गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करते हैं। यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। और अल्टीमेटली किसी भी एक नेशन को अगर मैं उसकी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो किसी भी एक वर्ष में, किसी भी एक ईयर के दौरान उस कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनकी मनी वैल्यू ही को तो जीडीपी कहा जाता है। दैट मनी वैल्यू इज इक्वल टू जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो असल मायने में आप जब काम करते हैं उस कंट्री की जीडीपी में, यानी कि
वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. सो यू आर नॉट ओनली अर्निंग फॉर योर सेल्फ, यू आर कंट्रीब्यूटिंग, you are contributing into the gross domestic product of your nation. और इसी gross domestic product में अगर मैं प्लस कर दूं that net income from abroad, वो कुछ भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों बराबर हो गए, जितने का एक्सपोर्ट किया उतने का इम्पोर्ट बराबर. वो माइनस भी हो सकती है, जैसे -5 लाख कि आपने 5 लाख का एक्सपोर्ट किया, 10 लाख का इंपोर्ट किया, तो आप -5 लाख में हैं. वो 5 लाख भी हो सकती है, यानी कि +5 लाख. आपने 10 लाख का एक्सपोर्ट किया, सिर्फ 5 लाख का इंपोर्ट किया. बीट एनीथिंग, वो नेट इनकम जो फ्रॉम अब्रॉड वो ज़ीरो आ सकती है, -5 लाख +5 लाख. इसे आप जब इसमें प्लस कर देते हैं GDP में, तो रिज़ल्ट आ जाता है GNP, दैट इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे देश की जो नेशनल इनकम होगी, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब वर्क इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द अर्निंग, इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द सेल्फ वर्थ. इट इज एसोसिएटेड विद सेल्फ वर्थ, not only with the money, because you are creating or contributing for the worth of the nation. The worth of your nation is this. आपके नेशन की वर्थ ये है, और इस वर्थ के नीचे से अगर मैं एक एक करके आप सब वर्कर्स को डिलीट करता चला जाऊं, तो ये वर्थ भी ख़त्म हो जाएगी. यहाँ पर अगर वर्थ है तो यहीं तभी यहाँ पर वर्थ रिफ्लेक्ट होगी. तो बीइंग अ वर्कर आपकी एक वर्थ है. काम सिर्फ और सिर्फ कमाई का ज़रिया नहीं. और वही सेल्फ वर्थ के लिए हमेशा महात्मा गांधी ने इस बात पर एम्फसाइज़ किया कि लोग हमेशा ट्रेनिंग में रहने चाहिए, लोग हमेशा स्किल डेवलपमेंट के पाथ पे होना चाहिए, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट का यूज़ करना चाहिए. मतलब लोगों में ट्रेनिंग हो, लोगों में एजुकेशन हो, लोगों में स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट का प्रयोग करें. क्यों कहते थे गांधी जी ऐसा? क्योंकि वो ये चाहते थे कि लोगों में सेल्फ वर्थ हो, क्योंकि सेल्फ वर्थ ही इज इक्वल टू डिग्निटी होता है. और डिग्निटी का अर्थ यहाँ पर यही आता है कि जो व्यक्ति सम्मान स्वरूप जीवन जीना चाहता है, जो डिग्निटी की लाइफ जीना चाहता है, वो ही सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस को सपोर्ट कर सकता है. राइटियसनेस अर्थात अ सोसाइटी बेस्ड ऑन मोरालिटी, अ नेशन बेस्ड ऑन मोरालिटी, अ कंट्री बेस्ड ऑन मोरालिटी, यानी कि धर्म पर चलने वाला देश, धर्म से चलने वाला देश, नैतिकता से चलने वाला देश. एक देश में पंथ कितने भी हो सकते हैं, हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ईसाई है, इस्लाम है, इस तमाम पंथ हैं. सब पंथों का उद्देश्य है धर्म स्थापित करना, नैतिकता की स्थापना करना, द राइटियसनेस. और वो राइटियसनेस नहीं आ सकती अगर इन पंथों को फॉलो करने वाले जो पंथी हैं उनमें स्वयं में कोई आत्मसम्मान नहीं, उनमें डिग्निटी का भाव नहीं. तो भारत में गुलामी का मुख्य कारण यही था. भारतीय गुलाम इसलिए हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे, लूज़ कर गए थे. और हमें ज़रूरत थी वापस से उनमें वो डिग्निटी जगाने की, वो सेल्फ वर्थ जगाने की. ये आध्यात्मिक रूप में ज़रूरी था, और अल्टीमेटली ये प्रैक्टिकली और टेक्निकली भी कितना ज़रूरी था. जब लोग अपने काम से जो अर्न करते हैं, अर्निंग से ही उनके अंदर एक सॉवरेनिटी आती है, एक ऑटोनॉमी आती है, वो आत्मनिर्भर होने लग जाते हैं. दैट आत्मनिर्भरता ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ द आत्मनिर्भरता ऑफ द नेशन. नेशन किन से बनता है? इंडिविजुअल से ग्रुप बनता है, ग्रुप से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से ही सोसाइटी, और सोसाइटी से ही नेशन बनता है. तो जब प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो वो देश आत्मनिर्भर कैसे नहीं होगा. ये बिल्कुल वैसा है कि सपोज़ कीजिए ये क्लास एक देश है,
और मैं ये मानता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ रही हैं किसी से और हम डिपेंड कर गए उस व्यक्ति पर, इसमें कोई बुरा नहीं। किसी से कोई टेक्नोलॉजी लेना, कोई फंडिंग लेना, किसी तरह के एक्सचेंजेस बनाना, ये बिल्कुल बुरा नहीं। लेकिन सवाल यही होता है कि किन शर्तों पे? क्या इससे हमारी इंडिपेंडेंस तो नहीं हार्म होगी? तो इसमें बदले में फिर हम उनके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सचेंज भी करते हैं जो उनकी भी ज़रूरतें हैं। मतलब हमने ये एक्सचेंजेस इकोनॉमिक सेंस में ही रखे हैं, अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। हम इतने आज़ाद तो हैं। तो ऐसे में सपोज़ कीजिए कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आज से हम ये वस्तु उनसे नहीं लेंगे, हमारे देश में रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फंडिंग है, हमें ये खुद क्रिएट करनी है। अगर आप सब एक्टिव होंगे ऑलरेडी, वर्किंग स्टेट में होंगे ऑलरेडी, तैयार होंगे ये जिम्मेदारी उठाने को, तो आप हाथों हाथ मेरा ये आइडिया, ये पॉलिसी उठा लेंगे। तो आप प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर अगर आत्मनिर्भर होंगे तो ही मैं देश के स्तर पर आत्मनिर्भर हो पाऊँगा, तो ही ये क्लास आत्मनिर्भर हो पाएगी। आई बात समझ में? ये सिर्फ इतना आसान नहीं था कि सरकार 1960 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर के आई, जिसे बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, और देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। ऐसा नहीं था। जिन क्षेत्रों में ये ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकता था, ये भी ज़रूरी था कि उन क्षेत्रों के किसानों में एंटरप्राइजिंग स्किल होने चाहिए, एंटरप्राइजिंग स्पिरिट होनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के फार्मर्स में वो एंटरप्राइजिंग स्पिरिट थी। उन्होंने हाथों हाथ सरकार की इस नई तकनीक और नई फार्मिंग प्रैक्टिस को अपने ज़िम्मे उठा लिया। तो सरकार का उस समय में सेल्फ सफिशिएंसी का नारा संपूर्ण हुआ। सरकार देश के स्तर पर फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी कैसे अचीव कर पाती अगर एक इंडिविजुअल फार्मर सेल्फ सफिशिएंट होना ना चाहता, अगर एक इंडिविजुअल फार्मर इस चीज़ में बिलीव ना करता। इसी पे तो गाने बने हैं। आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर एक व्यक्ति का काम करना सिर्फ उसकी निजी कमाई तक ही सीमित है, तो हम किसानों का इतना अभिनंदन क्यों करते हैं? फिर हम उन्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं? फिर वो जब अनाज उगा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कमाई नहीं कर रहे हैं, देश की संप्रभुता में, देश की अखंडता में, स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये बड़ी बात है। यानी कि उनमें एक सेल्फ वर्थ है, उनमें एक अपनी डिग्निटी है। सेल्फ वर्थ से ही प्रेस्टीज जन्म लेती है, और ये प्रेस्टीज बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, प्रेस्टीज और ईगो में फ़र्क होता है, इस बात को हमेशा समझिएगा। जो एक लेजिटिमेट लेवल तक एग्जिस्ट करे, जो किसी की प्रेस्टीज को एनक्रोच ना करे, वह आपकी अपनी प्रेस्टीज हो सकती है। लेकिन जो किसी का अतिक्रमण करे, किसी का दमन करे, किसी को दबा दे, वो ईगो है, वो प्रेस्टीज नहीं। सो अल्टीमेटली फार्मर्स की अपनी एक प्रेस्टीज है। क्यों? दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू द नेशन। राष्ट्र की फूड सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं वो, लोगों के जीवन के लिए ज़िम्मेदार हैं वो, देश की संपन्नता के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। 50% एम्प्लॉयमेंट आज भी एग्रीकल्चर से आ रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़िम्मेदार हैं वो। हमारे देश के पास आज फूड सिक्योरिटी है, इस फूड सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं वो। हमारी नेशन का कैरेक्टर है वेलफेयर, उस वेलफेयर कैरेक्टर के लिए ज़िम्मेदार हैं वो, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना हो पाता अगर किसानों ने इतना उगाया ना होता। तो हर मायने में अगर देखा जाए तो वो जब किसानी करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए अर्न नहीं करते, वो और बहुत सारे एंड पर सर्व करते हैं। इसलिए जो वर्क है वो सिंपली फॉर अर्निंग नहीं होता, उसमें मेन सेंट्रल आइडिया सेल्फ वर्थ का होता है। इसलिए हम लगातार एक इंडिविजुअल को प्रमोशंस देते हैं, हम लगातार उस इंडिविजुअल को उसके वर्क प्लेस में रिस्पेक्ट ऑफ़र करने की कोशिश करते हैं। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो भी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस या शर्तें या ह्यूमिलिएटिंग एटमॉस्फेयर है, इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि यह व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप हायर टू हायर स्टेट ऑफ सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करेगा काम में रहते हुए। सो सेल्फ वर्थ है तभी तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स अचीव हो सकती हैं। अगर कोई सेल्फ वर्थ जैसी चीज़ ही ना हो तो स्टेट्स कैसे अचीव हों? फिर आप रिटायरमेंट पे पार्टी क्यों देते हैं? आपने अपने लिए कमाया खाया, कहानी ख़त्म, अब पार्टी क्या देने बैठे हो? अब पार्टी इसलिए देने बैठे हो
क्योंकि पार्टी पर आपके साथी आकर के बताते हैं कि इन्होंने 30 साल काम कैसे किया। पार्टी के दिन आप ये घोषित करते हैं कि 30 साल बेदाग सर्विस की है, चरित्र पे कोई दाग नहीं। उसी जॉब ने आपको उस कॉलोनी में, उस गांव में एक स्थान दिलवाया 30 वर्षों तक। उस दिन आप उस जॉब को सेलिब्रेट करते हैं जिसने आपको वो सोशल वर्थ दिलाई, वो सोशल स्टेटस दिलाया। उस जॉब ने आपके बच्चों को शिक्षा दिलाई और एक बच्चों का स्थान बनाया इस विश्व में, आप उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये बताता है कि जॉब हमारे देश में सिर्फ जॉब नहीं होती। ये बताता है कि हम सिर्फ कमाने नहीं जाते, टीए डीए कलेक्ट करने नहीं जाते। नौकरी हमारे लिए बहुत सारे पर्पसेस सर्व करती है। तो दैट इज़ अ सेंट्रल थीम इज़ अ सेल्फ वर्थ। तो कई बार कई लोग कम सैलरी में भी काम करते हैं, और अगर अर्निंग ही वर्क अर्निंग ही हो जाए तो फिर तो बात बात पर समझौते होंगे, करप्शंस। जितना ज़्यादा बना सकते हो नौकरी पर रह के बनाओ। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि दैट इलिसिट अर्निंग के भी नेचर हैं, लिसिट और इलिसिट, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वैधानिक और गैर वैधानिक। तो जैसे ही गैर वैधानिकता की बात आ जाएगी, आपने जो वर्क किया ही नहीं उसके पैसे कमा रहे हो, सेल्फ वर्थ इरोड होती जाएगी। और जो अपनी नज़रों से गिर जाए, तो बहुत पुराना एक गाना है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जे उंज डिग दी तां चुक लेंदे, नज़रां तो डिग गई की करिए। इट्स अ वेरी डीप थिंग। एनसीईआरटीयाँ जरूर पढ़ी होंगी उस व्यक्ति ने जिसने भी ये लिखा है। और सही बात मैं बताऊँ, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ी होंगी। एनसीईआरटीयाँ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? एनसीईआरटीयाँ क्या हैं? एनसीईआरटीयाँ हमारे देश की हज़ारों वर्षों की जो सोच है, संस्कृति है, उसी को ही हमने सिलेबस बनाया है। एजुकेशन क्या होती है? एक पीढ़ी के द्वारा अब तक इकट्ठे की गई सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ियों को देना। तो उसके लिए हम सिलेबस बनाते हैं। तो एनसीईआरटी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और सांस्कृतिक धरोहर ग्रंथों से ही आती होगी। तो वो व्यक्ति हमारे देश के मूल्यों में पला है, जिसने पाला है, या तो उन्होंने ग्रंथ पढ़े होंगे या उसने स्वयं। तो उसने सही तो लिखा कि नज़रा तो डिग गया तो की करिए, उदा कितने डिगे होंगे तो चुक लेंदे। कहीं और से गिरे होते तो उठा भी लेते, नज़रों से ही गिर गए, अब क्या उठाए। तो नज़रों से गिरते चले जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि सेल्फ वर्थ इरोड होती चली जाती है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, हर दिन अपने आप को ये फीलिंग देते रहते हैं कि सारे ही ऐसे हैं, देश ही ऐसे चलता है, कोई बुराई नहीं है। इनका सर्कल भी उन्हीं लोगों से बन जाता है, इनके बच्चों का भी आगे उन्हीं में उठना बैठना हो जाता है, और ये हर समय जस्टिफाई करते रहते हैं कि जो ये कर रहे हैं कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, इसमें कुछ इलिसिट नहीं है। और ऐसे में अपने गिरती हुई सेल्फ वर्थ को सेटल करने के लिए हमेशा नोटिस करना, जितना भी तगड़ा माफिया या गुंडा होगा या कोई भी, या ये लोग, एक कोई बाबा या एक कोई स्थान इन्होंने पकड़ा होगा, पक्का पकड़ा होगा। वो इन्हें फिर सुनाएगा बड़ी बड़ी कहानियाँ अर्जुन की, राम की, कर्ण की, कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। धृतराष्ट्र की वो कहानी सुनी, युधिष्ठिर की वो कहानी सुनी, उसमें उसने भी यह किया था। मतलब जब इनसे कोई मर्डर वर्डर हो जाए और तालाब में बंदे फिकवा देते हैं, फिर बाबा जी के पास जाते हैं कि आज रात नींद नहीं आ रही। वो इनका आत्म पर जो एक बल आया था ना, जो आना ही है। समाज की संस्कृति की इतनी ताकत है कि आप कुछ अनैतिक करेंगे तो एक बार बल तो पड़ेगा ही ऊपर। उस बल को उठा देते हैं वो लोग, वो ज़्यादा करप्ट है। सरकार मूवी में भी वो बाबा दिखाया था जो सरकार की सोच को मारना चाहता था, वो खतरनाक था। तो इसलिए एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसके सर्कल में रहेंगे जो इनकी हर चीज़ को लेजिटिमेट सिद्ध कर देंगे कि तुमने धर्म की रक्षा के लिए ये किया, कुछ गलत नहीं, इसी से तुम नया पुनर्निर्माण करोगे, दैट्स ऑल। तो वो इन्हें रॉबिनहुड बना देते हैं, फिर इनसे कुछ चीज़ें दान करा देते हैं, कुछ सेटलमेंट करा देते हैं, कहते हैं बस ये अपनी एक नंबर की कमाई में रहते, तुम ना करते, लाखों लोग धांधली करते, लेकिन एटलीस्ट तुमने 10 लड़कियों की शादी कराई, तुमको पता भी है तुम इस कार्य के तहत एक निमित्त मात्र हो, तुम बस चुने गए मात्र हो, तुम ना होते कोई और होता, ये होना ही था। तो व्यक्ति उस समय फिर कह देता है कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, करने कराने वाला तो वो है, सब तो उसी के हाथों हो रहा है। इसलिए डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड वर्क इज multidimensional. It is not only limited to the earning.
फिर इसीलिए उस मूवी में दीवार में अमिताभ ने ये कहा कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता। उसने उसके जूते साफ़ किए थे, तो जो डाबर था उसने पैसे फेंक दिए। वो कैसा साहब पैसा उठा के हाथ में दे, क्योंकि उसने वर्क किया और अपनी अर्निंग को वो सेल्फ वर्थ का बेस बना के चल रहा है कि यार मैं पैसा ज़मीन पे गिरा हुआ क्यों लूँ। इसलिए कई बार आप भी कहते हैं, जब आपने काम किया था कहा तो साहब काम का पैसा मांग रहा हूँ, बेइज्जती काय को कर रहा है। कई बार फैक्ट्रियों के मालिक थोड़ा बहक के वर्कर को गालियाँ वालियाँ देने लग जाते हैं। बीच में से एक वर्कर आके कहता है कि साहब काम करते हैं, गाली क्यों दे रहे हो, काम का पैसा देते हो, गाली किस बात की दे रहे हो। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि इतनी ज़बान, कहता तू काम कर रहा है, तेरे इतनी ज़बान तेरे दो। वो समझाता है साहब कंट्रोल में रहो, ठिकाने लगा देंगे वरना। हम काम कर रहे हैं, गुलाम नहीं है। गुलाम जिसकी सेल्फ वर्थ नहीं है, वर्कर की सेल्फ वर्थ है। तो इसी सेल्फ वर्थ को बचाने के लिए, दिन ब दिन बढ़ाने के लिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की सेल्फ वर्थ में कराने के लिए वर्कर अपनी यूनियन बनाते हैं, ट्रेड यूनियन, और फिर मालिक के साथ बैठ के बराबरी पे बात करते हैं। कहते हैं हफ्ते में 6 दिन एक छुट्टी, रिश्तेदारी में जाना है, समाज में जाना, सेल्फ वर्थ है कुछ। बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रबंध। इतने साल संस्था को काम दिया, संस्था ने देश बनाया है, हमें देश जिम्मे पे उठाए, देश हमारा जिम्मा उठाएगा। रिटायरमेंट के बाद हम सड़कों पे कटोरा लेके नहीं घूमेंगे, हमारी कुछ सेल्फ वर्थ है। तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन, एक प्रोविडेंट फंड, एक ग्रेच्युटी, मेडिकल का इलाज मेरा और मेरे बच्चों का, ये चाहिए। 11 दिन पर एक प्रिविलेज लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए, इतनी कैजुअल लीव चाहिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, क्योंकि काम कर रहे हैं, कोई सेल्फ वर्थ है, ये नहीं है कि तबाह हो जाए। तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स फिर जुड़े हैं इसी सेल्फ वर्थ से, वरना तो फिर करते रहो कहानी ख़त्म। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इस एलिमेंट को सर्व कर पाए। लेकिन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की भरपूर कोशिश होती है कि काम कर, मुआवजा उठा, चल काम कर, पैसा ले, उसके बाद ना तू मेरा ना मैं तेरा। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सब कॉन्ट्रैक्ट। तो वही वहाँ पर फिर सोशलिस्ट समझाता है कि ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है। ओके, तो दैट इज़ अबाउट। तो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डू पीपल वर्क? पीपल वर्क फॉर दिस, they would be able to create a niche for themselves in the society, in the economy, by the way of work. काम के वाया वो अपना एक स्थान बनाते हैं समाज में और अर्थव्यवस्था में। वही स्थान उन्हें सम्मान दिलाता है, अ स्टेटस। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी में हम सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दैट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा, और उस इंटरेक्शन में स्टेटस मैटर करता है, स्टेटस मैटर करता है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये एलिमेंट ऑफ सेल्फ वर्थ है। इसलिए गांधी जी ने महिलाओं को ये कहा है कि अब मैं इस देश में स्थापित पैट्रियार्की को तोड़ने चलूँगा तो हज़ारों वर्ष अभी लग जाएंगे। पितृ प्रधान समाज को तोड़ने जाऊँगा तो मुझे अभी हज़ारों साल लग जाने, उतनी उम्र है नहीं। दूसरा तरीका अपनाते हैं अपन, वो तो मैं तोड़ूंगा ही जब तक हूँ, लेकिन तुम लोग कामकाज में लग जाओ, एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ, चरखा चलाओ, काम करो। तो आज बहुत से लोग खड़े होकर के कह देते हैं कि देश चरखे चलाने से आज़ाद नहीं होता, देश क्रांतियाँ करने से आज़ाद होता है। तो मैं एक बात आपसे बताता हूँ, मैं यहाँ से 20 लोगों की फ़ौज लेके चला किराए पे, और एक मैदान में जाके लड़ाई हुई। पहली गोली चलते किराए के सारे लोग भाग गए। मैं यहाँ से 20 लोग लेके चला अपने रिश्तेदार, लड़ाई हुई, थोड़ी देर टिके रहे, जब 4-5 गोलियाँ चली तो वो भी भाग गए। लेकिन मैं यहाँ से अपने परिवार के सके भाई बहन लेके चला, लड़ाई में तब तक खड़े रहे जब तक खून का आखिरी कतरा भी बाकी था। जानते हो क्यों? हम सब एक कॉज के लिए कई वर्षों तक एक ही परिवार में नर्चर हुए हैं, तभी क्रांति हो पाई उस मैदान में, तभी हम गोलियों के सामने डट भी पाए। तो क्रांतियाँ किराए के लोगों से नहीं होती, क्रांतियाँ ऐसे भी नहीं होती कि रात को उठाए बंदूक पकड़ी पिस्तौल गोली दाग दी। क्रांति के लिए व्यक्ति के भीतर पहले क्रांति होनी जरूरी है।
व्यक्ति के भीतर पहले सम्मान स्थापित होना जरूरी है, उसमें खुद में डिग्निटी होनी चाहिए कि हाँ मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ूंगा, तभी तो वो राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ सकता है। क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा आत्मसम्मान तभी तक है जब तक मेरे राष्ट्र का आत्मसम्मान है। और आज मेरे आत्मसम्मान पर बार बार आक्रमण इसलिए होता है क्योंकि मेरा राष्ट्र गुलाम है। एक गुलाम राष्ट्र के व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा कब तक कर सकते हैं? तो यहीं पर भगत सिंह ने ये कहा था कि मैं तो आज़ाद हूँ, आई एम फ्री, मेरा नेशन गुलाम है, मुझे उसे आज़ाद करना है, ताकि वो सबके साथ ना हो जो आज मेरे साथ हो रहा है। बट ये डिक्लेयर है मैं आज़ाद हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके रहूँगा, दैट्स ऑल। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। तो ऐसे में गांधी जी ने लोगों को जब कार्य करने की ओर प्रेरित किया और आत्मसम्मान स्वराज्य की तरफ जाने को कहा, स्वयं पर स्वयं का राज्य, किसी और का नहीं, तभी क्रांतियाँ होती हैं। उन लोगों को आप क्रांति में उपयोग में ला सकते हो, वही असली क्रांतिकारी बनते हैं। लोगों को चेतन करना जरूरी है, लोगों को उद्देश्य के लिए प्रेरित करना जरूरी है, फिर आप उन्हें जहाँ उपयोग करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरह से गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत नारायण, ये सब एक दूसरे की मदद करते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि सब एक ही यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे थे अपने अपने तरीके से। किसी के पास कुछ था तो वो कुछ डाल रहा था उसमें, किसी के पास कुछ था तो वो कुछ और डाल रहा था। ओके, तो सही मायने में इसीलिए लोग काम करते हैं। लाइवलीहुड इज़ द पर्पस, जिसमें अर्निंग छुपी रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, फ्यूचर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट होता है, फैमिली का एक सोसाइटल स्टेटस इस्टेब्लिश होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश होती है, इन्फीरियरिटी ख़त्म होती है। ये सारी चीज़ें हैं जिसे कुल मिला के मैंने सेल्फ वर्थ में डाल दिया है। इसलिए सिर्फ पैसा हो जाना या बैंकों में पैसा पड़ा होना या बाबे दादों की ज़मीन होना या गाड़ी पे लिखाया होना कि पोता फलानेदार दा, वो नहीं चलेगा। पोता नहीं, अब पोत भी नहीं, अब तू क्या है वो बताना पड़ेगा, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए कई फिल्मों में दिखाते थे ना कि हीरो फैक्ट्री में वर्कर है, लेकिन दूसरा जो हीरो है वो फैक्ट्री का मालिक है। तो वर्कर वाला हीरो उसको कहता था तुम हो क्या, अपने बाप की फैक्ट्री में अपने लोगों पर धौंस जमाने वाले, सिर्फ एक कठपुतली। तो वो घर जाकर के रात को फिर आत्ममंथन करता था कि सच में मैं कठपुतली हूँ। ऐसे डायलॉग मैटर करते हैं, वही एनसीईआरटी ने लिखे हैं। ओके, चले आगे बढ़े, बाकी चीज़ें तो फिर वहाँ से कंफर्म होंगी। तो ऐसे में सपोज़ कीजिए कि आपने खेतों में काम किया, चीज़ें उगाई, यानी कि फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स या कुछ भी, तो आटा, दाल, धान, जैसे चावल कहते हैं, ये सब आपने उगाया। इसे यहाँ से लोगों तक, मंडियों तक ले जाने का काम किया उन ट्रक्स ने। अब ट्रक्स ने कुछ उगाया तो नहीं, कुछ प्रोड्यूस तो नहीं किया इन द सेंस ऑफ गुड्स, तो ट्रक्स ने दी अपनी सेवाएं। तो हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें, यानी कि ये ट्रक, ये बैंक, यानी कि वो राशन की दुकान पर राशन बेच रहा वो व्यक्ति, यानी कि रिटेल सेक्टर में काम कर रहा वो शॉपकीपर, ये सब लोग जो सही मायने में कोई ऐसी गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे, पर प्रोड्यूस हो चुकी गुड्स को कंज्यूमर तक, ग्राहक तक पहुंचाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी उद्योग धंधे सर्विस सेक्टर का हिस्सा बनते हैं और इन्हें हम सर्विसेज कहते हैं। They all are the part of the service sector and they are simply the services. They will facilitate the movement or the development or the nourishment of the primary goods into the secondary or the tertiary goods. That's all. करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक माइनिंग करना चाहते हैं, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन माइनिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी आपको मशीनें चाहिए, मशीनों के लिए पैसा चाहिए, बैंक पैसा देगा तो ही माइनिंग हो पाएगी। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, बैंक पैसा देगा। टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए टेक्नीशियंस चाहिए, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस आपको वो सारे टेक्नीशियंस देंगे, एजुकेशन देंगे। आपको लेबोरेटरीज़ चाहिए, वो लेबोरेटरीज़ होंगी। आपको वो सामान कहीं से कहीं पहुंचाना है, आपको ट्रक ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, ये सब चाहिए, ये सब मिलेगा।
होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब चाहिए। ये सारे के सारे जो प्राइमरी गुड्स की डेवलपमेंट, उनकी नरिशमेंट, उनकी ट्रांसफ़र टू द कंज्यूमर पहुंचा रहे हैं, ये सब सर्विस सेक्टर हैं, दैट्स ऑल। और जो उन प्राइमरी गुड्स को प्रोसेस कर रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर, द फैक्ट्री। अब ये जो प्राइमरी गुड्स के रूप में क्या पैदा हुआ, आपने पैदा किया कॉटन, ये हो गया द प्राइमरी सेक्टर। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी ने कॉटन पैदा किया, उस कॉटन को ये ट्रक वाला लेकर के गया, ये हो गया सर्विस सेक्टर। ट्रक वाला लेकर के गया इसे मिल में, और मिल में जाने के बाद ही ये कॉटन बना यार्न, उस यार्न से ही आगे बना टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से आगे बन गए होंगे गारमेंट्स, अपैरल्स। तो ये यार्न, टेक्सटाइल, गारमेंट, ये सारे इस प्राइमरी प्रोडक्ट कॉटन को प्रोसेस कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसमें। ये सारे के सारे प्राइमरी, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर हैं, द इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। बट प्राइमरी से सेकेंडरी तक ये फैसिलिटेट हुआ वाया द सर्विस सेक्टर, क्योंकि फैक्ट्री लगी है, सब कुछ हुआ है, बैंक से लोन गया होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से ह्यूमन रिसोर्स गया होगा, लोग गए होंगे, टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, स्टाफ गया होगा। तो कैन यू इमेजिन सर्विस सेक्टर कैसे जादुई काम करता है, कैसे प्राइमरी से चीज़ें सेकेंडरी और टर्शरी में बदलने में मदद करता है। बस मैं कोई सर्विस सेक्टर ना बनाऊं, प्राइमरी सेक्टर हो, फिर बदलो चीज़ें सेकेंडरी में, देखो फिर क्या होता है। ओके, तो दैट्स वाई इससे ये भी पता लग गया कि किस सेक्टर में क्या है, सब कुछ ही खुद ही पता चल रहा है। वो हम आगे पढ़ेंगे भी अभी, बट अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी है। बंद करो एसी को, बंद करो यार। चलें आगे बढ़े। अब अगला सवाल आता है कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट और हु इज़ वर्कर। वर्कर कौन है। अब सबसे पहले तो हमने यही बताया कि व्हाई डू पीपल वर्क। अब पूछा जा रहा है कि ठीक है, लोग इसलिए काम करते हैं, समझ लिया, पर पंजाबी जैसा हालांकि काम माँ कौन है, वर्कर कौन है, तो अब उसके लिए एक टेक्निकल सिस्टम है, डेफिनेशन उस पर बेस्ड है। तो ध्यान से समझो। हमने देखा कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनकी जो वैल्यू आई वही जीडीपी हुई, और जीडीपी में जब हमने नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया वो जीएनपी हुआ, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी तक मैंने आपके सामने की, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में थी, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में थी, चाहे वो टर्शरी सेक्टर में थी, यानी कि ये जो ट्रक वाले ने अपनी सर्विस दी, या वो जो एग्रीकल्चर वाले ने जो भी प्रोड्यूस किया, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन्हें कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाने में। कौन कंट्रीब्यूट करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और फिर जो लोग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको हम कहते हैं द वर्कर। लो भाई, ज़िंदगी भर के लिए डेफिनेशन हो गई तैयार, कभी कोई दिक्कत ही नहीं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस होती हैं एक वर्ष के भीतर, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होती है उसे ऐड कर दो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करो तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अच्छी बात है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनने में जिन जिन आर्थिक गतिविधियों ने योगदान दिया, जिन जिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने, जिन जिन चीज़ों ने योगदान दिया, उन्हें हमने कह दिया आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिन्होंने फिर उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट किया उन्हें हम कहते हैं वर्कर। क्योंकि खेतों में जिसने काम किया वो दो लोग हो सकते हैं, खेतों में काम करने वाले दो। एक अपने खेतों में काम करने वाला खुद किसान हो सकता है, प्लस उसके साथ काम करने वाला खेती बाड़ी मजदूर हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये किसान, यहाँ पर यानी कि ये फार्मर, और प्लस ये एग्रीकल्चरल लेबरर। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही कौन है? वर्कर होने चाहिए कि नहीं?
मैं इन दोनों को इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में तो वर्कर ही बोलूँगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो ट्रक वाला था, जिसकी वो ट्रक कंपनी है, जैसे मैंने ही ट्रक डाला है भाई, मैंने मेहनत करके कुछ कमा के ही डाला है, ट्रक कंपनी है मेरी, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सर्विसेज इनटू द इकोनॉमी। लेकिन मैंने आगे ड्राइवर भी तो रखा है, आगे मैंने कंडक्टर भी तो रखा है। तो मैं, जिसकी वो ट्रक कंपनी, वो जो ड्राइवर और वो जो कंडक्टर, हम तीनों कौन हुए? द वर्कर। हम तीनों ही वर्कर। वी ऑल थ्री आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू द सर्विसेज। जैसे कि ड्राइवर और कंडक्टर आकर के कहे कि गलत बन गई इकोनॉमी की डेफिनेशन, बाबूजी इसका हिस्सा नहीं है, तो बाबूजी बोलेंगे जब मैं किसी चीज़ का हिस्सा ही नहीं हूँ तो मैं चला जाता हूँ अपना ट्रक लेके, अब तू कल से हिस्सा बन जाइयो। तो फिर कल से मैं हो गया पैदल राही, ड्राइवर नहीं रहा। ड्राइवर ट्रक पे ही चढ़ेगा, ना ट्रक रहेगा ना ड्राइवर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए वो ट्रक का मालिक, वो ट्रक का ड्राइवर, वो ट्रक का कंडक्टर भी वर्कर हैं भाई। वो दुकानदार और दुकानदार की सहायता करने वाला वो लड़का या लड़की भी दोनों वर्कर हैं। दुकानदार भी वर्कर है, वो भी वर्कर है। वो बैंक का मालिक और वो बैंक का मैनेजर दोनों वर्कर हैं, दोनों ही वर्कर हैं। ये सारे हैं वर्कर। मैटर ही नहीं कर रहा है कि कौन हाई लेवल का वर्कर है, कौन लो लेवल का वर्कर। इसरो का वो सीईओ भी है वर्कर, और इसरो के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड है भी है वर्कर, क्योंकि वो क्या दे रहा है? सिक्योरिटी सर्विसेज। और जो चंद्रयान बना रहा है साइंटिस्ट अपना, वर्कर। मैं इस क्लास में लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं भी हूँ वर्कर। और जिसने ये क्लास क्लीन की आज दोपहर को, वो भी है वर्कर। हम दोनों हैं वर्कर। तो नो मैटर कि कौन हाई है कौन लो लेवल पे है, डेफिनेशन के लिए हाई लो काउंट नहीं होता, वो आगे जाके अलग चीज़ है, वो भी करेंगे। ऑल आर द वर्कर्स। डू यू नो व्हाई? द सिंपल यार्डस्टिक इज they are contributing into the economic activities, and those economic activities are contributing into the GNP. Now you can realize the beauty of NCERT. जिस डेफिनेशन में बड़े बड़े ऑथर उलझाए रखते हैं सारी ज़िंदगी, NCERT 2 मिनट में सारा टंटा सेट कर देती, सब सरल कर देती। ओके? क्योंकि वो डेफिनेशन बनाने से पहले इस पचड़े में ज़्यादा नहीं पढ़ते कि कंप्लीट बनी कि नहीं, कहीं से चैलेंज तो नहीं हो जाएगी। वो इस पचड़े में ज़्यादा पढ़ते हैं कि हम पढ़ा के नहीं रहे हैं और उन्हें समझ आएगी कि नहीं बात, पर्पस सर्व हो जाएगा कि नहीं। पर्पस हो जाता है सर्व। ओके, पर्पस हो जाता है। इसी गिर्द गिर्द ही NCERT में भी इंटरनेट पे भी डेफिनेशनें मिलेंगी, होंगी यही। अब चलें आगे। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया, फिर आपके मन में एक बात आ गई कि आपके घरों में, अब देखो घरों में मेजॉरली जो व्यवस्था मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। मैं औरत मर्द पे अभी निजी टिप्पणी कोई नहीं कर रहा, किताब जो कह रही मैं वो बोलने जा रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके घरों में, और कुछ घरों में एक्सेप्शंस हो सकती है, आपके घरों में आपकी माता, आपकी पत्नी, आपकी बहनें और भी कोई रिश्ते जो हैं फीमेल जेंडर में, वो सुबह से शाम घर के सारे काम करती हैं, A to Z। अर्बन एरियाज़ में, फिर रूरल एरियाज़ में पानी लेने जाना, घर के लिए लकड़ियाँ चुनने जाना, घर में पशु रखा है पशु को संभालना, और जो घर के अपने खुद के फार्म हैं उनमें हाथ बटाना। अब ये सारे काम जो हैं, ऐसा माना जाता है डेफिनेशन के वाया कि ये सीधे सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, और वो फिर अल्टीमेटली वर्कर नहीं है। इसलिए हम इन्हें वर्कर नहीं मानते। इसलिए वर्कर नहीं मानते तो हम ये कहते हैं कि फिर ये वर्क नहीं है। फिर जब ये वर्क नहीं है तो फिर कोई अर्निंग भी नहीं है। फिर जब अर्निंग नहीं देते तो फिर वो हो जाती हैं एक एक रुपए के लिए मोहताज, सारा कुछ करके भी। और फिर जो पैसा देने वाला है घर में, वो जमाता है अपनी धौंस। उसके चलेंगे नियम, वो तय करेगा क्या खरीदना क्या नहीं, कहाँ जाना कहाँ नहीं, क्या पहनना क्या नहीं। और ऐसे में